खत्म हो गया होगा, कुछ को मिला होगा कुछ को नहीं मिला होगा, ऐसे बोला है, उसको क्या पता कि कितना आया है। ठीक है, 150 आया कि 200 आया कि 500 आया कि 1000 आया, समझे। स्टाफ सबको कुछ नहीं पता होता है, हम किसी को कुछ नहीं बताते हैं, हम जो है ना एक्शन एट द टाइम लेते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता है, समझे। इसलिए अधूरा जानकारी ऑफिस में सब देता होगा, पूरा जानकारी कोई नहीं देता होगा, क्योंकि हम किसी से कुछ शेयर ही नहीं करते हैं, समझे। हाँ मेमी आएगा डेरी आएगा, हाँ हम बतेवे नहीं करते हैं किसी को, काहे कि जो युग है ना ये सबको सब बात बताने वाला ना है। चलिए, तो फाइनली ज्योग्राफी का नोट जो है आपको एप्लीकेशन पर अपलोड करवा दिए हैं, पूरे ज्योग्राफी का नोट है, और ज्योग्राफी के अंतर्गत पूरे इंडियन ज्योग्राफी का नोट है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का नोट है, इंडियन ज्योग्राफी का पूरा नोट, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव का आंसर भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का आंसर भी है, पूरा फुल नोट है वो ज्योग्राफी का। और इसके बावजूद हम आपको यहां पर दो बात कहना चाहेंगे। एक बात यह कहना चाहेंगे, पूरा ज्योग्राफी का नोट है लेकिन फिर भी बिना क्लास का अधूरा है। क्लास में कुछ चीज हम आपको नोट डाउन करवाएंगे, जो ज्योग्राफी का नोट मिला है थ्योरी में कुछ चीज हम आपको नोट डाउन करवाएंगे। इसके बाद आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर हम आपको पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो, पहला चैप्टर का नोट आप सभी ऑफलाइन छात्रों को निःशुल्क संस्थान के द्वारा दिया गया था। जो बात उसमें है वही बात इस नोट के भी पहला चैप्टर में है, और वही बात पहला चैप्टर के अंतर्गत हम आपको पढ़ाए भी हैं। यही है कि कुछ बात आगे है, कुछ बात पीछे है, कुछ बाएं है, कुछ दाएं है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, समझ गए। मतलब एज इट इज है, जिग जैग तरीका से है, लेकिन सब बात वही है जो पहले के नोट में था, चैप्टर फर्स्ट में था, वही सब चीज इस नोट के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट में भी है। बहुत विद्यार्थी अब पगला रहा है, मैसेज आना शुरू हो गया कि सर पहला चैप्टर का तो आप कुछ और दिए थे, इसमें पहला चैप्टर का तो कुछ और बात लिखा हुआ है। वही बात लिखा हुआ है, भाषा चेंज है, तरीका चेंज है, उसमें भाषा थोड़ा टफ था और इसमें भाषा थोड़ा सरल है। आप पढ़िएगा ना तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस लैंग्वेज का जो भाषा है बहुत सरल भाषा है, इससे सरल भाषा आपको कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपको एकदम ये सभी उहापोह में नहीं रहना है कि वो वाला नोट क्या हुआ जो पहला चैप्टर का डेमो में दिए थे। डेमो का चीज डेमो में भर रहता है, डेमो के बाद वो खत्म कर देते हैं, समझ गए। तो डेमो के बाद वो चैप्टर का नोट खत्म हो गया है, नया अब आप सभी लोग को मिला है, नया नोट से जो है आप लोग कीजिए। और आज घर जाकर के जो है आप चैप्टर नंबर 1 को पढ़िएगा। अगर आपने क्लास किया होगा तो आपको हर बात समझ में आ जाएगा। और पिछला क्लास अगर आप याद करेंगे तो पिछला क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट का हम आपको क्वेश्चन करवाए थे। जिसको भी नोट मिला है नोट पलट करके आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन हम आपको पिछला क्लास में करवाए थे। और साथ ही साथ पिछला क्लास में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर की भी शुरुआत कर दिए थे, और जो नेक्स्ट चैप्टर था भारत की भूगर्भिक संरचना। और भारत की भूगर्भिक संरचना के विषय में थोड़ी बहुत बात पिछले सेशन में हम आपको बताए थे। भारत की भूगर्भिक संरचना के विषय में पिछले सेशन में कुछ बात हम आपको बताए थे। आज के सेशन में जो भारत की भूगर्भिक संरचना नामक चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। अगर आपको नोट मिला होगा तो नोट को अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जो है आपको छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 1.5 या 2 पेज का चैप्टर है और खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है उस चैप्टर का क्वेश्चन भी हम आपको करवा देंगे, उस चैप्टर का लगे हाथ जो है क्वेश्चन भी करवा देंगे। ऐसे आंसर तो उसमें दिया हुआ ही है, समझ गए। तो अब सिलसिलेवार ढंग से, अब तो आपको नोट भी मिल गया है, अब सिलसिलेवार ढंग से क्लास होगा। कोई दिक्कत जो है अब आपको इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत नहीं होने जा रहा है। नोट बनाने में ही, नोट देने में ही टाइम लगता है, बाद बाकी पढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। नोट जिसके पास होगा चैप्टर नंबर 2 आप अपना घर पे पढ़ लीजिएगा। फिलहाल यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए, समझ गए। अभी क्लास समाप्त होने के बाद भी ऑफिस में कुछ लोग नोट ले लेंगे, कुछ कल ले लेंगे, कुछ परसों ले लेंगे, समझ गए। तो नोट अब आपको मिल जाएगा। चलिए, जो दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वह दूसरा चैप्टर था आपको भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना, अगर आपको पिछला सेशन का कुछ बात याद हो तो आप हमको बताइए। जैसे कि आज के डेट में जो आप उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महादेश को देख रहे हैं, और जो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर को आप देख रहे हैं, सब अलग अलग विभाजित है। महासागर हो, महाद्वीप हो, सब अलग अलग विभाजित है। लेकिन आज से करोड़ों वर्ष पहले क्या सभी महादेश और महासागर अलग अलग विभाजित था या फिर एक था? एक था ना हो। जब सभी महादेश यानी सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे के साथ सटा हुआ था तो उसे क्या कहा गया? पेनजिया कहा गया। और सभी महासागर जो आपस में एक दूसरे के साथ सटा हुआ था उसे क्या कहा गया था? पेंथालासा। पेंथालासा। बाद में जाकर पेंजिया में विखंडन हुआ, और जब पेंजिया में विखंडन हुआ तो पेंजिया उत्तर की ओर खिसका जिसे गोंडवाना लेन, और दक्षिण की ओर खिसका जिसे अंगारा लेन, जिसे सॉरी
अंगारा लैंड, सॉरी उत्तर की ओर खिसका जो अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया, और जो नीचे की ओर खिसका यानी दक्षिण की ओर खिसका उसे गोंडवाना लैंड, उसे गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। उत्तरी अमेरिका महादेश, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अंटार्कटिका, ये सभी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। यानी मानचित्र के ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में है, सामान्य तौर पर जो उत्तरी गोलार्ध में है वह अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वह आपको गोंडवाना लैंड, वह आपको गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। पिछले सेशन में यहां तक हम आपको बता चुके थे, अब देखिएगा यहां पर जब आपको पेंजिया में विखंडन हुआ, पेंजिया में विखंडन हुआ, विखंडन मतलब टूटना फूटना, विखंडन मतलब टूटना फूटना, यानी जब पेंजिया में विखंडन हुआ तो पेंजिया में विखंडन होने से जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। लेकिन जब आपको गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ, जब आपको गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ यानी गोंडवाना लैंड में टूट फूट हुआ, तो गोंडवाना लैंड में टूट फूट होने से भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। गोंडवाना लैंड में विखंडन होने से भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ, भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। जो भारत की भूगर्भिक संरचना है, भारत की भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो पहली बात यह है कि भारत की भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत को जो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है उसमें पहला है आपको प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा है आपको उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, और तीसरा है आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो भारत की भूगर्भिक संरचना के आधार पर भौगोलिक तौर पर संपूर्ण भारत को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। और जो संपूर्ण भारत को भौगोलिक तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है उसमें एक प्रायद्वीपीय पठार है, दूसरा उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला है, और तीसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अब हम लोग यहां पर प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत के विशाल मैदान को देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और जानिए कि जो भारत की भूगर्भिक संरचना है, जब हम भारत की भूगर्भिक संरचना के विषय में पढ़ते हैं, भारत के भूगर्भ के विषय में पढ़ते हैं, भारत के भूगर्भिक संरचना को जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें भारत के भीतर पाई जाने वाली चट्टानों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। भारत के भीतर पाई जाने वाली चट्टानों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब भारत में कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं, कौन से चट्टान भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कौन से चट्टान भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसकी जानकारी हमें तब प्राप्त होती है जब हम भारत के भूगर्भिक संरचना के विषय में पढ़ते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना के विषय में पढ़ते हैं तो भारत की भूगर्भिक संरचना कहीं ना कहीं हमें भारत में पाई जाने वाली चट्टान के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब देखिएगा, भौगोलिक तौर पर जो अपने देश भारत को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अगर हम इन तीनों भागों में देखें तो इन तीनों भागों में जो भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है, यानी भारत के भीतर सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के भीतर सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण होने के बाद जो है आपको उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला का निर्माण हुआ, और उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला के निर्माण होने के बाद उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है यह भारत का सबसे नवीनतम या नया भूभाग है, यह भारत का सबसे नवीनतम या नया भूभाग है, नवीनतम या नया भूभाग है। जैसे कि पुराना, नया, प्राचीनतम और नवीनतम। नवीनतम की जगह आधुनिकतम या नया शब्द का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि इसको ऐसे समझिएगा, मान लिया जाए कि आप 2 भाई हैं। एक आपका भाई है जो 30 वर्ष का है, उसका शादी जो है 5 साल पहले हो गया, समझ गए। वो आपकी भाभी, उसकी पत्नी आपकी भाभी हुई, 5 साल पहले आपके भाई का शादी हो गया, ठीक है। इसके बाद मान लिया जाए कि आप हैं, आपका अभी अभी नया नया शादी हुआ है, तो आपकी पत्नी और आपकी भाभी जो होगी वो परिवार की प्राचीनतम सदस्य होगी, यानी पुरानी सदस्य होगी। और आपका जो अभी अभी शादी हुआ है, आपकी बीवी जो होगी नवीनतम होगी, यानी नई होगी, समझ गए।
और इसके बाद अगर परिवार के सबसे प्राचीनतम सदस्य की बात करें तो परिवार में दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन, तो परिवार का सबसे प्राचीनतम सदस्य सामान्य तौर पर दादी दादा होता है, समझ गए, दादी दादा या दादा दादी जो भी कहना है आप कहिए ना अपना, ठीक है। तो प्राचीनतम यानी सबसे पुराना सदस्य, जैसे दो भाई है, इसमें अगर देखिएगा तो भाई का पहले शादी हुआ है तो पुरानी हो गई है और आपकी बीवी नई हो गई, और पुराना लोग को कम वैल्यू दिया जाता है, नया नया लोग को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, समझ गए। चलिए, तो यहां पर हमने आपको निर्माण का क्रम भी बताया कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद किसका हुआ। तो सबसे पहले प्रद्वीपीय पठार, सबसे पहले प्रद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। प्रद्वीपीय पठार के बाद उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला का निर्माण हुआ, और उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला के बाद सबसे नया नया जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन है और भारत का सबसे आधुनिकतम या नया भूभाग कौन है, दोनों बात याद रखिएगा। अब देखिएगा, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं प्रद्वीपीय पठार, उत्तर भारत के विशाल मैदान और उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। अब यहां पर समझिएगा कि जो चट्टान है, चट्टान प्रद्वीपीय पठार में ही पाया जाता है मुख्य तौर पर। जो चट्टान है, चट्टान प्रद्वीपीय पठार में मुख्य तौर पर पाया जाता है। तो प्रद्वीपीय पठार को पढ़ते हुए ही हम लोग चट्टान के विषय में भी पढ़ लेंगे, चट्टान के विषय में भी पढ़ लेंगे। अब देखिएगा यहां पर प्रद्वीपीय पठार, अगर हम प्रद्वीपीय पठार के विस्तार को देखें तो प्रद्वीपीय पठार का जो विस्तार है, प्रद्वीपीय पठार का जो विस्तार है, एक तो जो प्रद्वीपीय पठार है, प्रद्वीप समझते हैं आप लोग, महाराज समझाए हैं, 2 से 3 बार समझाए हैं, समझिए क्या होता है प्रद्वीप। वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो। भारत का दक्षिणी भूभाग 3 तरफ जल से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ, यानी भारत का दक्षिणी भूभाग प्रद्वीप है ना हो, और भारत के दक्षिणी भाग में ही पठार है, भारत के दक्षिणी भाग में ही पठार है, और प्रद्वीपीय आकृति ये भूभाग बनाता है, तो इसी को प्रद्वीपीय पठार कहा जाता है। और प्रद्वीपीय पठार की जो आकृति है वह ऐसी है, कैसी है, तो वह है आपको इस प्रकार की, यानी ये आकृति कैसा हो गया, त्रिभुजाकार, ये आपको त्रिभुजाकार आकृति हो गया, त्रिभुजाकार आकृति हो गया। तो प्रद्वीपीय पठार की जो आकृति है वह आपको त्रिभुजाकार है, इस रूप में प्रद्वीपीय पठार फैला हुआ है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए, मतलब आप देख पा रहे होंगे कि हम इधर लाइन खींचे हैं राजस्थान, इधर खींचे हैं झारखंड, और इधर दक्षिण भारत में तो पूरा का पूरा है ये है। प्रद्वीपीय पठार की आकृति हमने आपको बताया त्रिभुजाकार है। प्रद्वीपीय पठार कोई एक पठार नहीं है, बल्कि यह कई पठारों से मिलकर बना है, कई पठारों से मिलकर बना है। जैसे प्रद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही कर्नाटक का पठार आता है, आंध्रा का पठार आता है, तेलंगाना का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है। तो ये जो तमाम प्रकार के पठार है, ये तमाम प्रकार के पठार प्रद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, और इसलिए प्रद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। जो प्रद्वीपीय पठार है, प्रद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। और इसका विस्तार अगर हम उत्तर पश्चिम में देखें तो अरावली पहाड़ी तक, उत्तर पूरब में देखें तो छोटा नागपुर की पहाड़ी तक, छोटा नागपुर के पठार तक, छोटा नागपुर के पठार तक, और दक्षिण में इसका विस्तार केरल में स्थित कार्डमम पहाड़ी तक देखने को मिलता है। केरल में स्थित कार्डमम पहाड़ी तक प्रद्वीपीय पठार का विस्तार देखने को मिलता है। और जो प्रद्वीपीय पठारी भाग है, प्रद्वीपीय पठारी भाग में ही तमाम प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, तमाम प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। जब आप प्रद्वीपीय पठार को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इस पठारी भाग में अलग अलग प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। इस पठारी भाग में आर्कियन चट्टान, आर्कियन के बाद जो है कुडप्पा, कुडप्पा के बाद बिंद, बिंद क्रम का चट्टान, गोंडवाना क्रम का चट्टान, ये तमाम प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के चट्टान जो है प्रद्वीपीय पठारी भाग में ही पाया जाता है। अब हमने कई चट्टानों का नाम आपके साथ लिया है। इन चट्टानों में आप गौर कीजिएगा कि एक आर्कियन, ये है वो, एक हमने आपको आर्कियन क्रम के चट्टान का नाम लिया, आर्कियन क्रम का चट्टान, आर्कियन क्रम का चट्टान। आर्कियन क्रम के चट्टान के बाद जो है धारबार, धारबार क्रम का चट्टान, धारबार क्रम के चट्टान के बाद जो है आपको कुडप्पा क्रम का चट्टान, कुडप्पा क्रम का चट्टान, और कुडप्पा क्रम के चट्टान के बाद जो है आपको बिंद क्रम का चट्टान, बिंद क्रम का चट्टान, और बिंद क्रम के चट्टान के बाद जो है आपको गोंडवाना क्रम का चट्टान, गोंडवाना क्रम का चट्टान, ठीक है, गोंडवाना क्रम का चट्टान। अब यहां पर ये, और इसके बाद दक्कन ट्रैप होगा, दक्कन ट्रैप होगा। वो दक्षिण भारत के अंतर्गत महाराष्ट्र और कर्नाटक का कुछ इलाका ऐसा है जहां पर बेसाल्ट लावा का जमाव है, और जहां पर बेसाल्ट लावा का जमाव है उसी को दक्कन ट्रैप कहा जाता है, उसी को दक्कन ट्रैप कहा जाता है। वह चट्टान की श्रेणी में नहीं आएगा बस, लेकिन हम आपको लिख दिए हैं, उससे मतलब नहीं है। चट्टान के संदर्भ में मुख्य तौर पर इस बात को आप समझिएगा। ये 5 चट्टान को आपको याद रखना है। इन 5 चट्टानों में जो सबसे प्राचीनतम, प्राथमिक और मूल चट्टान है, जो मूल चट्टान है, जो अपने आप में मूल चट्टान है, वह है आपको आर्कियन क्रम का चट्टान, आर्कियन क्रम का चट्टान। तो जो आर्कियन क्रम का चट्टान है, अगर हम आर्कियन क्रम के चट्टान की बात करें तो आर्कियन क्रम का चट्टान जो है भारत का मूल या प्राथमिक चट्टान है,
भारत का मूल या प्राथमिक चट्टान है या भारत का सबसे प्राचीनतम चट्टान है। साथ ही साथ इस बात को भी आप याद रखिएगा कि यह जो आर्कियन क्रम का चट्टान है यह भारत का मूल, प्राथमिक या सबसे प्राचीनतम चट्टान है, सबसे प्राचीनतम चट्टान है। और आज के डेट में यह चट्टान नीस और शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुका है। आज के डेट में अगर आर्कियन क्रम के चट्टान की हम बात करें तो आज के डेट में यह चट्टान जो है नीस और शिष्ट के रूप में, नीस और शिष्ट के रूप में यह चट्टान रूपांतरित हो गया है। और इस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, समझिए, जीवाश्म इस चट्टान में जो है आपको नहीं पाया जाता है, अर्थात इस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। अब जीवाश्म क्या होता है, केमिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे जीवाश्म क्या होता है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको भी होगा ही। जीवाश्म क्या होता है? अरे पेड़ पौधा जो सड़ गल जाता है ना, उससे जो अवशेष की प्राप्ति होती है उसी को जीवाश्म कहा जाता है, समझ गए। अब देखिएगा, एक शब्द ज्योग्राफी में जगह जगह आएगा अपर्दन, एक शब्द आएगा आपको निक्षेपण, एक शब्द आएगा अपर्दन और एक शब्द आएगा आपको निक्षेपण। अपर्दन, आप नदी पढ़िएगा वहां पर भी अपर्दन आएगा, आप मिट्टी पढ़िएगा वहां पर भी अपर्दन आएगा। ज्योग्राफी में कुछ टर्मोलॉजी जो है, कुछ शब्दावली जो है आपको याद रखना होगा। और जो है देखते हैं हम ज्योग्राफी का कुछ टर्म जो है ना कलेक्ट करके एक जगह आपको हम उसका अर्थ हम अपने सरल भाषा में लिख करके हम आपको देने का प्रयास करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि एस्चुअरी हो गया, भ्रंश घाटी हो गया, अपर्दन हो गया, निक्षेपण हो गया, उत्सादन हो गया, ये सब ज्योग्राफी का शब्द है, समझिए, ज्योग्राफी का शब्द है और इसका आसान भाषा में अर्थ हम जगह जगह बताते रहते हैं। तो इसमें एक शब्द है अपर्दन, अपर्दन के बाद एक शब्द है निक्षेपण। निक्षेपण देखिए, अपर्दन का मतलब होता है टूट फूट, टूट फूट या तोड़ना फोड़ना। अपर्दन का मतलब होता है टूट फूट या तोड़ना फोड़ना, समझ गए, तोड़ना फोड़ना। और निक्षेपण का मतलब होता है जमा होना या जमा करना, जमा होना या जमा करना। तो अपर्दन का मतलब होता है टूट फूट या तोड़ना फोड़ना और निक्षेपण का अर्थ होता है जमा करना, निक्षेपण का अर्थ होता है जमा करना। तो अब यहां पर एक बात समझिएगा आप कि जो आर्कियन क्रम का चट्टान है, आर्कियन क्रम का चट्टान जो है भारत का सबसे प्राचीनतम, मूल एवं प्राथमिक चट्टान है। आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ, मतलब आर्कियन क्रम के चट्टान में जब टूट फूट हुई और वह जब एक जगह एकत्रित हुआ तो उसी से धारवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। और जब धारवाड़ क्रम के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो उससे कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। और कुडप्पा क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो उससे बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, उससे बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। और बिंद क्रम के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो गोंडवाना क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। और अगर हम गोंडवाना क्रम के चट्टान को देखें तो जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है यह आपको भारत का सबसे आधुनिकतम, भारत का सबसे आधुनिकतम निकटम या नया चट्टान है। भारत का सबसे आधुनिकतम या नया चट्टान जो है आपको गोंडवाना क्रम का चट्टान है। और जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है, गोंडवाना क्रम के चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। यहां पे गौर कीजिएगा, देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है किस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है और किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो यहां पे देखिए ऊपर से जो तीन है, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, अगर इन तीन चट्टानों की हम बात करें तो ये तीन चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इन चट्टानों की अगर हम बात करें तो इन चट्टानों में जो है आपको जीवाश्म नहीं पाया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बिंद और गोंडवाना क्रम के चट्टान की बात करें तो इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है, समझ गए, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। अब देखिएगा यहां पर कि गोंडवाना क्रम का चट्टान, जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है यह चट्टान आपको कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है यह चट्टान आपको कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस चट्टान में जो है कोयला पाया जाता है। यह चट्टान जहां भी मिलेगा वहां पर कोयला की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है, कोयला की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। भारत का 98% कोयला, भारत का 98% कोयला जो है गोंडवाना क्रम के चट्टान में ही देखने को मिलता है। अब जब आप गोंडवाना क्रम के चट्टान को देखेंगे तो भारत के भीतर प्रायद्वीपीय भाग में यानी दक्षिणी भाग में एक आपको गोदावरी नदी है, महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। इसके बाद एक महानदी है, महानदी की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से निकलती है, ओडिशा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, एक महानदी है, महानदी है। फिर आपको झारखंड के छोटा नागपुर पठार से एक स्वर्णरेखा नदी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी निकलती है। ये क्यों बता रहे हैं आगे आपको पता चलेगा। तो आप देखिएगा कि आप थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए। जैसे कि अगर कोयला, कोयला का जिक्र आता है तो आपके दिमाग में क्या जाता है? कोयला का उत्पादन कहां होता है? कोयला का उत्पादन जो है झारखंड में होता है, कोयला का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, कोयला का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, झारखंड में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र के कुछ भूभाग में कोयला का उत्पादन होता है। तो इन तमाम क्षेत्रों में कोयला का उत्पादन होता है, कोयला का उत्पादन होता है। अब इन नदियों के अलावा
आपको झारखंड के छोटा नागपुर पठार से ही एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है, आपको झारखंड के छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है दामोदर नदी। कौन नदी? दामोदर। दामोदर नदी झारखंड में बहने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। हुगली नदी से जाकर मिल जाती है, तो हुगली की सहायक नदी है दामोदर, समझ गए, दामोदर। दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में बहती है, तो एक आपको दामोदर नदी है, दामोदर नदी है। अब यहां पर देखिएगा कि जो स्वर्ण रेखा नदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी है, महानदी घाटी है और गोदावरी नदी घाटी है, और गोदावरी नदी घाटी है। इन नदी घाटी में गोंडवाना क्रम का चट्टान पाया जाता है, और इन नदी घाटी में गोंडवाना क्रम का चट्टान पाया जाता है, और गोंडवाना क्रम का चट्टान कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो नदी घाटियां हैं, ये नदी घाटियां कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये नदी घाटियां कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सामान्य तौर पर हमारी परीक्षा में सीधा सीधा ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कौन राज्य करता है, कोयला का भंडारण सबसे ज्यादा कौन राज्य में है। लेकिन ध्यान रहे, कोयला के उत्पादन भंडारण को तो हम लोग याद रख लेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी आपको यहां पर याद रखना है कि कौन कौन सी नदी घाटियां जो है कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने आपको बताया है कि जो आपको स्वर्णरेखा नदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी है, महानदी घाटी है और गोदावरी नदी घाटी है, ये तमाम नदी घाटियां कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये तमाम नदी घाटियां कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा कि ये जो धारवार क्रम के चट्टान की बात करें तो धारवार, कर्नाटक के धारवार क्षेत्र में इस चट्टान की उपलब्धता ज्यादा थी, जिस वजह से चट्टान का नाम ही धारवार रख दिया गया। फिर कुडप्पा, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा है, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा है, और आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिले में एक विशेष प्रकार के चट्टान की उपलब्धता अधिक मात्रा में थी, जिस वजह से उसका नाम जो है आपको कुडप्पा ही रख दिया गया, जिस वजह से उसका नाम कुडप्पा ही रख दिया गया। तो यहां पर कभी कताल जो है आपको धारवार के विषय में पूछ दिया जाता है, कुडप्पा। तो धारवार जो है आपको कर्नाटक में है, धारवार कर्नाटक में है, और कुडप्पा की हम बात करें तो कुडप्पा जो है आपको आंध्र प्रदेश में, कुडप्पा आंध्र प्रदेश में है। अब आपको एक धारवार क्रम का चट्टान है। जो धारवार क्रम का चट्टान है, अगर हम धारवार क्रम के चट्टान को देखें, धौ से धारवार होता है और धौ से धात्विक खनिज होता है, धात्विक खनिज होता है, धात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज का मतलब क्या होता है? धात्विक खनिज का मतलब होता है लोह अयस्क, सोना, चांदी, तांबा। लोह अयस्क, सोना, चांदी, तांबा, ये सभी के सभी जो है धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं, ये सभी के सभी धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम धारवार क्रम के चट्टान को देखें, जो कि कर्नाटक के धारवार क्षेत्र में देखने को मिलता है, यहां पर धात्विक खनिज भारी मात्रा में देखने को मिलती है, धात्विक खनिज जो है भारी मात्रा में देखने को मिलती है। और आप इस बात को जानिए कि कर्नाटक के क्षेत्र में धात्विक खनिज, कर्नाटक के क्षेत्र में धारवार चट्टान, सॉरी सुनिएगा, कर्नाटक के क्षेत्र में धारवार चट्टान है, और धारवार चट्टान धात्विक खनिज संसाधन की उपलब्धता के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि भारत के भीतर सबसे ज्यादा सोना की उपलब्धता, सबसे ज्यादा सोना की उपलब्धता अगर किसी राज्य में है तो वह राज्य आपको कर्नाटक है, वह राज्य आपको कौन है? कर्नाटक है। इसके बाद अगर हम कुडप्पा क्रम के चट्टान और बिंद क्रम के चट्टान को देखें, तो कुडप्पा क्रम के चट्टान और बिंद क्रम के चट्टान में जो है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, मतलब जो चूना पत्थर होता है, बलुआ पत्थर होता है, संगमरमर होता है, इन चीजों का प्रयोग घर बनाने में किया जाता है, इन चीजों का प्रयोग जो है घर बनाने में किया जाता है। तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सभी चीज जो है आपको कुडप्पा और बिंद क्रम के चट्टान में पाई जाती है। कुडप्पा और बिंद क्रम के चट्टान में जो है आपको चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर इत्यादि जो है आपको पाई जाती है। चट्टान के संदर्भ में इन बातों को आप याद रखिएगा। तो यह हुआ आपको प्रद्वीपीय पठार के विषय में, प्रद्वीपीय पठार के विषय में। प्रद्वीपीय पठार के बाद आगे जो दूसरा नंबर है वह है उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। अब हम लोग यहां पर उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला को देखते हैं, उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला को देखते हैं। देखिए भारत, भारत को अगर हम देखें तो भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में कहने का मतलब ऊपरी भाग में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? आपको हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में जो है आपको हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है। उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला के अंतर्गत हम लोगों को हिमालय पर्वत के विषय में पढ़ना होता है। और चैप्टर नंबर 2 के बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है भारत के पर्वत, पठार, मैदान। वहां पर हिमालय पर्वत को विस्तार पूर्वक देखेंगे, लेकिन यहां पर भी थोड़ा बहुत हिमालय पर्वत को हम लोग देखते हैं। देखिए ज्योग्राफी में एक हम लोगों को समय, समय के विषय में पढ़ना होता है, काल के विषय में पढ़ना होता है, समय, युग के विषय में पढ़ना होता है, समझ गए। एक होता है आपको प्लिस्टोसीन युग, मायोसीन युग, इयोसीन युग, सेनोजोइक युग, पैलियोजोइक युग, मेसोजोइक युग, ये तमाम युग होते हैं, ये तमाम युग होते हैं। इसमें हमें
बहुत ज्यादा युग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें से एक जो है सेनोजोइक युग, सेनोजोइक युग। अगर हम हिमालय पर्वत को देखें तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ है। हिमालय पर्वत का निर्माण जो है आपको सेनोजोइक युग में हुआ है। सेनोजोइक युग में जो है आपको हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अगर आपको पिछला सेशन याद हो तो हम आपको यह बात बताए थे कि जब पेंजिया में विखंडन हुआ, पेंजिया में विखंडन होने से अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर का विकास हुआ था। वह सागर कौन था? तेथिस सागर। वह सागर कौन था? तेथिस सागर था, समझ गए। और जहां पर तेथिस सागर था वहीं पर आज के डेट में हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ है। और जो सेनोजोइक युग है, सेनोजोइक युग को कई भागों में बांटा गया है। सेनोजोइक युग के अंतर्गत इयोसीन युग आता है, इयोसीन के बाद मायोसीन आता है, मायोसीन युग आता है, मायोसीन के बाद प्लीस्टोसीन युग आता है, प्लीस्टोसीन युग आता है। ये जो सेनोजोइक युग है, सेनोजोइक युग का ही एक भाग है। सेनोजोइक युग के प्रारंभिक कालखंड को, नोट में लिखा हुआ है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। सेनोजोइक युग के प्रारंभिक कालखंड को इयोसीन युग, मध्यवर्ती कालखंड को मायोसीन युग, और अंतिम कालखंड को प्लीस्टोसीन युग, प्लीस्टोसीन युग नहीं, प्लीस्टोसीन युग नहीं, प्लायोसीन युग, सॉरी, प्लायोसीन युग, प्लायोसीन युग, समझिए, प्लायोसीन युग। अब देखिएगा यहां पर एक बात और समझिएगा कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को भौगोलिक तौर पर 4 भागों में बांटा गया है और प्रादेशिक तौर पर भी 4 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक तौर पर जो 4 भाग में बांटा गया है उसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। और हिमालय पर्वत को जो भौगोलिक तौर पर 4 भाग में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक। अब इसमें जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। जो ट्रांस हिमालय है वह मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, और ट्रांस हिमालय का निर्माण आपको मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले हुआ है। जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं है, और ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले हुआ है। मुख्य हिमालय के अंतर्गत मुख्य तौर पर बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक आता है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक आता है। तो मुख्य हिमालय के अंतर्गत जो मुख्य तौर पर बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक आता है, शिवालिक पर्वत श्रेणी आता है। अब आगे अगला चैप्टर में हिमालय पर्वत देखेंगे तो वहां पर विस्तार पूर्वक देखेंगे। बृहद हिमालय को जैसे कई नाम, बृहद हिमालय को बृहद हिमालय कहते हैं, इसके बाद बृहद हिमालय को जो है हिमाद्री कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं। इन सभी नामों से बृहद हिमालय को जाना जाता है। फिर लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं, हिमाचल हिमालय कहते हैं, महाभारत हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक को निम्न हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक हम लोग कहते हैं। तो अब देखिएगा, सेनोजोइक युग के अंतर्गत हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और सेनोजोइक युग के अंतर्गत इयोसीन युग में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसीन युग में लघु या मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, और प्लायोसीन युग में शिवालिक का निर्माण हुआ। लेकिन यहां पर गौर कीजिएगा, जैसे कि एक प्रश्न, देखिए ये बतिया रहा है, देखिए बाहर निकला, बतियाते हुए बाहर निकला, मतलब वो पढ़ नहीं रहा था। बढ़िया है, मत पढ़िए, क्या दिक्कत है। तो हाँ, देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूछा गया क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में भी हमने ये क्वेश्चन दिया है। पूछा गया क्वेश्चन ये है कि शिवालिक का निर्माण किस कालखंड में हुआ है, शिवालिक का निर्माण किस युग में हुआ है। प्लायोसीन युग ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ था पैलियोजोइक, सेनोजोइक, माइसोजोइक, समझ गए, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इस आधार पर आप क्या मारिएगा, सेनोजोइक। तो ध्यान दीजिएगा, मूल तौर पर इसको याद रखना है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर सेनोजोइक युग को खोजिएगा कि सेनोजोइक युग ऑप्शन में है या नहीं है, समझ गए, ये बात है। अब देखिएगा, हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर, जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है, अलग अलग सिद्धांत दिया है। तो हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर एक विद्वान है कोबर नामक विद्वान के द्वारा हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर भूसन्नति का सिद्धांत दिया गया है। भूसन्नति का
सिद्धांत दिया गया है। इसके बाद हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर एक विद्वान है मॉर्गन और आइजेक, एक विद्वान है आपको मॉर्गन एवं आइजेक। जो मॉर्गन और आइजेक नामक विद्वान है, इन दोनों विद्वानों ने हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया है। और हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर और भी कई सारे सिद्धांत प्रचलित है, लेकिन हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, उन सभी सिद्धांतों में जो सर्वमान्य सिद्धांत है वह आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। अब आप कहिएगा भूसन्नति सिद्धांत क्या होता है, इसके बाद जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है, तो ये सब आपके परीक्षा में ना पूछा गया है ना आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ये सब चीज जो है बीपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस में इस थ्योरी को जो है आपको डिफाइन करना होता है कि ये सिद्धांत है क्या। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जो है आपको सिर्फ ये बात याद रखना है कि हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन है, किसने दिया है, बस इतना ही याद रखना है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये हम आपको यहां पर हिमालय पर्वत के विषय में बताए हैं, लेकिन ध्यान रहे हिमालय पर्वत के विषय में तो यहां पर थोड़ा सा बताए हैं। आगे चल करके जो है अगला चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में जो है हिमालय पर्वत को विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद आगे है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए एक बात तो हम आपको यह बताएंगे कि जो मैदान है, मैदान का निर्माण कैसे होता है। मैदान का निर्माण कैसे होता है, तो मैदान का जो निर्माण होता है इसको आप समझिएगा, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है। मैदान का निर्माण होता है नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है। तो यहां पर एक शब्द जो आपको समझना है वह शब्द है अवसाद। देखिए अवसाद मतलब बालू कंकर पत्थर, बालू कंकर पत्थर, बालू कंकर पत्थर के लिए ही अवसाद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब यहां पर थोड़ा सा आप समझिएगा कि अगर आप अपने देश भारत को देखिएगा, अगर आप अपने देश भारत को देखिएगा, भारत में सैकड़ों की संख्या में नदी है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, ये तमाम नदियां भारत से होकर बहती है। तो भारत में सैकड़ों की संख्या में नदी है, भारत में सैकड़ों की संख्या में नदी है। और भारत में जो सैकड़ों की संख्या में नदी है, उन सभी नदियों को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। भारत की नदियों को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, एक हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालयी क्षेत्र से जो नदी निकलती है वह हिमालय की नदियां हुई। हिमालयी क्षेत्र से गंगा हो गया, यमुना हो गया, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सभी हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, ये सभी हिमालय की नदियां हो गई। फिर प्रायद्वीपीय पठारी भाग से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, शरावती, इसके बाद जो है नर्मदा, ताप्ती, ये सभी प्रायद्वीपीय पठारी भाग से मिलती है, यानी ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठारी भाग की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठारी भाग की नदियां हैं ये। तो अब जब हिमालय की नदियां चलती है तो हिमालय की नदियां अभी अपने युवावस्था में है, हिमालय की नदियां अभी अपने युवावस्था में है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं यह अपने प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में चली गई है, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में चली गई है। अब आप अभी जवान हैं और जब आप बूढ़ा हो जाएंगे, आप अभी जवान है, अभी अगर आप कच्चा मुर्गा भी चबा जाइएगा तो आपका लीवर, किडनी इतना मजबूत है पच जाएगा। लेकिन जब आप बूढ़ा हो जाइएगा, 80 बरस का झुलझुल बूढ़, हड्डी अलग मांस अलग दिखाई देगा, तब आप खाइएगा तो क्या होगा? अकबर के तरह अतिसार रोग से ग्रसित हो जाइएगा, महात्मा बुद्ध के तरह अतिसार रोग से ग्रसित हो जाइएगा और फिर स्वर्ग या नरक को सिधार जाइएगा। जैसा कर्म होगा जीवन में वैसा हो जाएगा। अगर गलत कर्म होगा तो नरक में, अच्छा कर्म होगा तो स्वर्ग में चले जाइएगा। तो अब कहने का मतलब यह है कि मतलब युवावस्था में हम कुछ भी कर सकते हैं, मेरा जो मन है हम वही कर सकते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में आप अपने मन के मुताबिक कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अपने बेटा और पुतों के इशारा पर नाचना होगा, है कि ना है जी? यही तो सत्य है, इस कलयुग का यही सत्य है, समझे? तो अब आइएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो हिमालय की नदियां युवावस्था में है, अपने मार्ग में आने वाली चट्टान को, पर्वत को, पहाड़ को, पठार को, इसके बाद वृक्ष को, सब चीज को तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ती है, सब चीज को तोड़ते फोड़ते और अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। तो
आगे चल करके जमा करती है, उसी से मैदान का निर्माण होता है, बालू कंकर पत्थर सब चीज को लेकर के आगे बढ़ती है, आगे चलकर जमा करती है, उसी से मैदान का निर्माण होता है। और जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय की नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से ही होता है। यानी जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियां जो अपने साथ बालू कंकर पत्थर इत्यादि बहाकर लाती है, उसी से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। और जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण में तीन नदी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जो तीन नदी, ऐसे तो कई नदियों की भूमिका है, लेकिन तीन नदी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, वो तीन नदी है सिंधु, सिंधु के बाद गंगा, और गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र, गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र। अगर हम उत्तर भारत के विशाल मैदान को देखें तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो विस्तार है वह पंजाब से लेकर इधर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश तक, इधर आपको अरुणाचल प्रदेश तक। पंजाब में सिंधु नदी बहती है, अगर आपको याद हो तो पंजाब में सिंधु नदी बहती है, सिंधु नहीं बहती है बल्कि सिंधु की सहायक नदी बहती है, सिंधु की सहायक नदी बहती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और बीच में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वह पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वह हिमालय की नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तमाम नदियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान में दो प्रकार की मृदा पाई जाती है, एक नई जलोढ़ मृदा और एक पुरानी जलोढ़ मृदा। नई जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। इस प्रकार आपका जो ये चैप्टर है भारत की भूगर्भिक संरचना वह आपका खत्म हुआ। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन है, हमको लगता है 15 या 20 क्वेश्चन होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। कितना है? 23 क्वेश्चन है, फटाक से हम लोग देख लेंगे। लेकिन देखने से पहले जो है इसको जो है 3-4-5 मिनट में हम लोग अभी जितना हम बके हैं उसको जो है हम आपके दिमाग में डाल देते हैं। अब जुगाली करके उसका पाचन करना आपका काम है। मतलब जुगाली मतलब रिवीजन, जुगाली मतलब रिवीजन करके उसको पचा करके रखना अपने दिमाग के भीतर, ये आपका काम है, समझ गए? जैसे गाय भैंस बैल सब होता है, वो पहले खा लेता है, हाँ, बाद में बैठ करके जुगाली करता है, हाँ करता है। चलिए आइए अब यहां पर दिमाग खोल करके अब याद कीजिए पागल की तरह। चलिए आइए, अब पेंजिया के विखंडन होने से अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड के विखंडन होने से क्या हुआ? गोंडवाना लैंड के विखंडन होने से क्या हुआ? भारत की भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को भौगोलिक तौर पर कितने भागों में पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए, जब हम भारत की भूगर्भिक संरचना के विषय में पढ़ते हैं तो क्या हमें चट्टान के विषय में जानकारी मिलता है? हाँ या ना? चट्टान के विषय में जानकारी मिलता है। चलिए ठीक है, एक बात बताइएगा, भारत की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के आधार पर भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग, सबसे नवीनतम या आधुनिकतम भूभाग उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब बताइएगा कि चट्टानों में भारत का मूल प्राथमिक एवं सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन क्रम का चट्टान। और एक बात, आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो उससे किसका निर्माण? धारवाड़ में जब अपर्दन और निक्षेपण, कुडप्पा में जब अपर्दन, बिंद में भारत का सबसे आधुनिकतम या नया चट्टान, अच्छा, आर्कियन धारवाड़ कुडप्पा में जीवाश्म पाया जाता है, बिंद और गोंडवाना में। अच्छा, कौन चट्टान कोयला के लिए प्रसिद्ध? कोयला के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के लिए कुडप्पा और, अच्छा, धारवाड़ कहां है? वो कर्नाटक। धारवाड़ कहां है? कुडप्पा। और इसके बाद धात्विक खनिज संसाधन के लिए कौन चट्टान प्रसिद्ध? धौ से धारवाड़, धौ से धात्विक खनिज, धौ से धारवाड़, धौ से धात्विक। तो धारवाड़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? धात्विक खनिज के लिए। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको, जो आपको दामोदर नदी घाटी है, महानदी घाटी है, गोदावरी नदी घाटी है, स्वर्णरेखा नदी घाटी है, ये नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध? कोयला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, समझ गए? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, हिमालय पर्वत भारत के किस भूभाग में? भारत के उत्तर। अच्छा, हिमालय के निर्माण को लेकर भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया? हिमालय के निर्माण को लेकर भूसन्नति सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और हिमालय के निर्माण को लेकर जो सिद्धांत दिए गए उसमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हिमालय पर्वत का निर्माण किस कालखंड में हुआ? अच्छा, बृहद हिमालय का निर्माण कौन कालखंड? बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सागर था?
33 सागर था, 33 सागर था। और इसके बाद आगे बताइएगा कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है कहां से कहां तक फैला हुआ है? पंजाब से अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्य तौर पर कौन सी नदी किया? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, सिंधु, गंगा। और उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक बांगर, एक खादर। नई जलोढ़ मिट्टी, हाँ, नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी, पुरानी बांगर, पुरानी। देखिए हम इसको कैसे याद रखे हुए हैं, पौ से पुरानी, बौ से बांगर, ठीक है, बौ से बांगर। पबजी गेम होता है, हम भी जानते हैं, जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम भूल जाते थे, समझ गए, और भूल जाते थे तो उस टाइम में देखते थे बच्चा सबको पबजी गेम खेलते हुए, तो पौ से पुरानी है, पबजी गेम ना है जी, अभी ना है, अब हमको नहीं पता है अभी है कि नहीं, हमको नहीं पता है। पबजी गेम है ना, उस आधार पर पबजी, ठीक है, पबजी के आधार पर या पब, पौ से पुरानी, बौ से पबजी, पबजी, पौ से पुरानी, बौ से बांगर। हम इसको एगो याद रखे हुए हैं, पुरानी बांगर तो नई खादर, समझ गए, तो इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। बात क्लियर है? क्वेश्चन लगाएं जी, क्वेश्चन लगाएं, याद हो गया ना? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, जो पढ़े हैं वही सब क्वेश्चन है। भारत का सबसे प्राचीनतम, हाँ, प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य? प्लेट विवर्तनिकी। इनमें कौन कथन सही है? भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक भूखंड है। दक्षिण भारत की का अधिकतर चट्टान रूपांतरित है। दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है। सही है, सभी कथन सही। इनमें कौन कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? भारत के तटीय भाग में संकरीय मैदान है, यानी मतलब भारत का जो तटीय भाग है, यानी समुद्र तटीय भाग है, मतलब मानचित्र यहां पर है, ये है तो दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए ये भारत का तटीय भाग है, समुद्र तट से जो लगा हुआ भाग है, ये आपको तटीय भाग है, ये आपको तटीय भाग है। तो जो तटीय भाग में मैदान है, तटीय भाग में मैदान है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम आपको पढ़ाएंगे अगला चैप्टर में कि दक्षिणी भारत में एक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है और एक पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और अरब सागर के बीच में जो मैदान है, इसी को तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान कहा गया, पश्चिमी तटीय मैदान कहा गया है। और इधर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो मैदान है, इसे पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। तो आप पश्चिमी तटीय मैदान को देखिएगा या पूर्वी तटीय मैदान को देखिएगा, ये संकरा है। संकरा का मतलब छोटा है, संकरा मतलब छोटा, समझिए, बहुत कम है, बहुत कम में फैला हुआ है, तो एकदम सही है। ये तटीय मैदान संकरा है, सही है। हाँ यही ना, भारत के तटीय भाग में संकरीय मैदान है, सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी। देखिए जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, तो उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी मिलती है और भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी ही मिलती है, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ये भी क्या है? सही। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड नहीं ना हो, प्रायद्वीपीय पठार ना है, मतलब ये क्या है? और हमको चुनना क्या था? गलत। क्या चुनना था? मतलब आंसर क्या हो जाएगा? मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच है, सही है। विचार कीजिए, 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थलखंड के रूप में एकत्रित था, जिसे पेंजिया कहा गया, सही है। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथालासा, पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया। आंसर क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सा देश या महादेश अंगारालैंड या लोरेंसिया का हिस्सा है? बोलिए। उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, सभी सभी होगा, होगा। गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? जुरेसिक। किस युग में? जुरेसिक, जुरेसिक युग में। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर पठार कहां है? झारखंड में। कहां है? देखिए जर्मनी में रूर एक क्षेत्र का नाम है, जर्मनी के भीतर एक क्षेत्र का नाम रूर है, और जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है वहां पर पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन, बहुत अधिक मात्रा में खनिज संसाधन है। विश्व के भीतर वैसा कोई भी क्षेत्र जहां पर भारी मात्रा में खनिज संसाधन होता है उसे रूर प्रदेश कहा जाता है। तो भारत के झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन है, जिस वजह से भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अरे बैठिए ना, आप लोग खड़ा कहां है? महाराज बैठिए वहां पे, रो में खड़ा कहां है? अजीब हाल है, पीछे वाला लोग कैसे देखेगा? बैठिए। और नोट नहीं मिला है, अच्छा हम समझ गए। प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता, आंसर बोलिए इसका, बोलिए। सी, बी होगा इसका आंसर, बोलिए। सबसे पहले कौन चट्टान? आर्कियन, आर्कियन के बाद
धारवाड़। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे याद रखे हुए हैं, ए डी के भी, एडी के भी। ठीक है, मतलब एबीसीडी को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ दीजिए, यानी उसमें याद चट्टान तो सामने में रहेगा, अब उसको सीरियली सजा दीजिए, ए के बाद डी आएगा, डी के बाद के आएगा, के बाद भी आएगा, एडी के भी। इस हम ऐसे याद रखे हुए हैं। देखिए हर चीज जो है ना, डाटा इतना है टेक्नोलॉजी के जमाना में, आपको अपना दिमाग लगा करके याद रखना होगा। तो हम जैसे जैसे जो बात को याद रखे हुए हैं वो हम आपको बताते चलते हैं, आपको इस तरीका से याद रखना है रखिए, या आपको अपने जिस तरीका से याद रखना अपना याद रखिए। आंसर ए होगा, क्या होगा, ए। निम्नलिखित में किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता, बोलिए, आर्कियन क्रम और दोनों होगा, आंसर सी होगा, होगा। निम्न में कौन सा मरुस्थल है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत। देखिए जब आप भारत के मानचित्र को देखेंगे तो जो भारत में मरुस्थल है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है, इस क्षेत्र में मरुस्थल है, यहां पर मरुस्थल है, मरुस्थल है। असम क्षेत्र यहां है, मध्य भारत यहां है, गंगा क्षेत्र यहां है, गंगा क्षेत्र यहां है। ठीक है, देखिए गंगा क्षेत्र यहां है, असम यहां है, मध्य भारत यहां है, तो इन तीनों में तो मरुस्थल है नहीं, मरुस्थल इस एरिया में है, मतलब गंगा, असम, मध्य भारत नहीं होगा तो सिंधु क्षेत्र होगा। सिंधु नदी जो है आपको तिब्बत के मानसरोवर झील के से निकलती है और लद्दाख में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो ये जो क्षेत्र है ये सिंधु क्षेत्र कहलाता है, और सिंधु क्षेत्र में ही मरुस्थल है, और मरुस्थल का विस्तार जो भारतीय महामरुस्थल है उसको थार रेगिस्तान कहा जाता है। थार रेगिस्तान का विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों देश में, भारत और पाकिस्तान दोनों देश में है। तो कौन सा मरुस्थल है, तो सिंधु क्षेत्र। कौन, सिंधु क्षेत्र, आंसर ए। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई, तेथीज, तेथीज। कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है, नवीनतम मतलब नया है, गोंडवाना। कौन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है क्रीटेशियस युग में, क्रीटेशियस युग में, क्रीटेशियस युग में, इसको याद रख लीजिएगा। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। देखिए आगे जो है हम आपको बताएंगे, यहां पर जब आप देखिएगा तो ये भारत का मानचित्र है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय आएगा, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय, और लघु के बाद शिवालिक, लघु के बाद शिवालिक। तो लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय बृहद और शिवालिक, बृहद और, तो लघु हिमालय बृहद और शिवालिक के बीच में स्थित है, बृहद और शिवालिक, शिवालिक और महान हिमालय। ठीक है, ये जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है, महान हिमालय भी कहा जाता है, अर्थात इसका उत्तर बी होगा। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है, भूमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग, सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा होता है, नहीं, गलत है, गलत है। भूमि के उत्थान और निर्गमन, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं होता है, बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, सही, आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है जुरेसिक युग में, किस युग में, जुरेसिक। निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमि के समूह कौन है, गोंडवाना। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है उत्तर की ओर, किधर, देखिए इसको ऐसे समझिए ना। देखिए भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार तो दक्षिण में न है हो, और दक्षिण के बाद भारत में उत्तर भारत का विशाल मैदान, हिमालय पर्वतमाला, ये सब उत्तर में न है नो, तो धीरे धीरे भारत उत्तर की ओर खिसका है, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। चलिए इसको याद रख लीजिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यानी किसका निर्माण किस कालखंड में हुआ है, समझ गए। तो जो डक्कन ट्रैप है, डक्कन ट्रैप का निर्माण क्रीटेशियस आदि नूतन युग में, पश्चिमी घाट का निर्माण उत्तर नूतन युग में, अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ का निर्माण अत्यंत नूतन युग में, यानी 3125, 3125। नूतन मतलब नया, नूतन मतलब नया। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनो अजोई, अगर होता मायोसीन, इयोसीन, प्लायोसीन, तब प्लायोसीन मारते ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते गोंडवाना, गोंडवाना। बात खत्म है, चैप्टर खत्म। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक पर, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया है, आज के आज घर जाकर के जो है इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा हर चीज। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक के ऊपर। क्वेश्चन बैंक सब लोग को मिल गया है ना, हाँ सब लोग को दे दिए हैं, तो अपना अपना क्वेश्चन बैंक पलटिए। चलिए सुनिए,
क्वेश्चन बैंक में 1717 पोस्ट में जो प्रीलिम्स में पहला सिटिंग दूसरा सिटिंग पूछा गया था वो करवा दिए हैं। आज से हम आपको 1717 पोस्ट मेंस में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो करवाने जा रहे हैं। समझिए 1717 पोस्ट मेंस में पूछे गए क्वेश्चन को हम आपको करवाने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको 1717 पोस्ट बिहार एसआई मेंस 2018 22/7/2018 को पूछा गया मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं समझते हैं। चलिए, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक हो? किस में सहायक होता है? जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। देखिए चावल, चावल चावल यानी राइस यानी धान, समझिए जो भी कहना है कहिए ना। देखिए जो चावल होता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत होता है, कार्बोहाइड्रेट। और जीवित रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लवण चाहिए, पानी चाहिए, सब चीज चाहिए। ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो आपको जो चावल है, चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है और चावल के खाने से विटामिन की आपूर्ति लोगों को नहीं हो रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे चावल का निर्माण किया जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में हो, जिसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में हो। तो अब देखिएगा, कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा एक ऐसे चावल का निर्माण किया गया जिसमें बीटा कैरोटीन उपलब्ध होता था। और बीटा कैरोटीन युक्त चावल पीला कलर का होता है। बीटा कैरोटीन युक्त जो चावल होता है उसका रंग पीला होता है। और बीटा कैरोटीन युक्त चावल जिसका रंग पीला होता है, इसी को वैज्ञानिकों ने नाम दिया सुनहरा चावल, गोल्डन राइस। और जब आप इस चावल को खाते हैं तो आपको बीटा कैरोटीन की प्राप्ति होती है। और जब यह चावल मानव के शरीर में जाता है तो बीटा कैरोटीन विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बीटा कैरोटीन जो है आपको विटामिन, मानव शरीर में बीटा कैरोटीन जो है आपको विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है, विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए की जब हमारे शरीर में कमी होती है तो विटामिन ए के कमी के कारण ही आंख का बीमारी होता है। समझ गए, आंख का बीमारी होता है, जैसे रतौंधी हो गया, जीरोप्थेल्मिया हो गया, ये सब आंख का बीमारी है। तो विटामिन ए की कमी के कारण आंख की बीमारी, रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया जैसी बीमारी होती है। और साथ ही साथ विटामिन ए के कमी के कारण आपको संक्रमण का खतरा हो सकता है। समझिए, आपको संक्रमण का खतरा हो सकता है, मतलब छोटा चीज से आपको एलर्जी हो जाएगा। समझ गए, एलर्जी हो जाएगा। जैसे धूल में थोड़ा देर रह जाइएगा तो उससे भी आपको एलर्जी हो जाएगा, गर्मी में थोड़ा देर रहिएगा उससे भी आपको एलर्जी हो जाएगा, आपका शरीर रिएक्ट करने लगेगा, शरीर में दाना हो जाएगा। ये तमाम प्रकार का चीज विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए की कमी को अगर आपको दूर करना है तो या तो ये चावल खाइए, हरी साग सब्जी खाइए, दूध खाइए, पनीर खाइए, ये सब। गाजर खाइए। ये सब चीज जो है विटामिन ए को पूर्ति करता है। ठीक है, आंसर जीरोप्थेल्मिया। चलिए आगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित? देखिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण, इससे पहले भी इसके विषय में हम आपको बताए हैं, अगर आपको याद हो तो। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारा पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल को 5 परत में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इसमें जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद जो समताप मंडल है, समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। समझिए, ओजोन लेयर पाया जाता है। और जो ओजोन लेयर है वह हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। लेकिन पृथ्वी पर का जो अपस्वार्थी मानव, जो कि पूरी तरीका से स्वार्थी हो चुका है, वो अपने भौतिक सुख सुविधा के लिए फ्रिज का प्रयोग, कूलर का प्रयोग, एसी का प्रयोग करता है। उस एसी से, फ्रिज से सीएफसी गैस निकलती है, सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और सीएफसी गैस जो है ओजोन परत में छिद्र कर रहा है, ओजोन परत में ह्रास कर रहा है। और अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाएगा तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आना प्रारंभ हो जाएगी और फिर मानव चर्म रोग से ग्रसित हो जाएगा। पृथ्वी का हर मानव चर्म रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसी को लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 को हुआ। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ, जिस कारण 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह मॉन्ट्रियल, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1 जनवरी 1989 ईस्वी से लागू हुआ है। 1 जनवरी 1989 ईस्वी से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपको लागू हुआ है। टाइफाइड, मियादी बुखार फैलता है। देखिए, जो टाइफाइड है, मियादी बुखार है, इसे हम लोग आंत ज्वर या आंत बुखार भी कहते हैं।
आंत ज्वर या आंत बुखार भी कहते हैं, और इस बुखार से प्रभावित होने वाला अंग है आंत। आंत 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 का मतलब समझते हैं ना, पेट, समझ गए पेट। और टाइफाइड जो होता है ना, गंदा खाना खाना, गंदा पानी पीना, यानी अगर आप गंदा खाना और गंदा पानी का सेवन करते हैं, और बासी खाना भी, इसका एक कारण बासी खाना भी होता है। बासी खाना इंसान को नहीं खाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। और जैसे कि आज बनाए तो आज ही खा लिए, वो बासी नहीं हुआ। जैसे आज दिन में बनाए, जैसे कि बहुत विद्यार्थी होता है कि सब्जी एक बार बना लेता है, दिन में बना लिया सब्जी, चावल बना के खा लिया, वही सब्जी जो है रात में रोटी बना करके खा लेता है, तो ये बासी नहीं हुआ। यानी आज का खाना अगर आप कल खाते हैं, यानी 24 घंटा के बाद, 24 घंटा के बाद, 24 घंटा तक बासी नहीं होता। एक दिन 24 घंटा होता है ना जी, हाँ, 24 घंटा तक बासी नहीं होता। देखिए ध्यान दीजिएगा, टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और जो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण जो है आपको टाइफाइड होता है, समझ गए। और टाइफाइड बहुत बड़ा बीमारी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम अपने जीवन काल में 3-4 बार टाइफाइड से ग्रसित हुए हैं। और एक बार तो टाइफाइड था तो हम क्लास ले रहे थे, लेकिन यही था कि सुई लेना पड़ता था, एगो सुबह एगो शाम, ठीक है, टोटल 14 को सुई लेना पड़ा था, और हम क्लास करवा देते थे, कोई दिक्कत नहीं था। बहुत विद्यार्थी को टाइफाइड हो जाता है ना, उसको लगता है हमको क्या हो गया, आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन टाइफाइड में होता क्या है, बुखार तेज रहेगा, 102, 103, 104 तक बुखार चला जाता है, शरीर सब दर्द करेगा, बुखार रहता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप मरिएगा उड़िएगा नहीं, समझिए, मोनोसेप 14 को सुई ले लीजिए, बच जाइएगा। तो छूने से, वायु से, कीट, रोगवाही से, पानी खाद से। बहुत विद्यार्थी को तो टाइफाइड होता है तो भाग जाता घर, हमको टाइफाइड हो गया है, अब हम ठीक होकर के आएंगे। और हम टाइफाइड में 8-8 घंटा, 10-10 घंटा क्लास लिए, समझिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन है? रोहू, कतला, इलेक्ट्रिक रे, कुत्ता मछली, कैटफिश। ए और बी होगा, ए और बी, रेहू और कतला। वानिकी है क्या? अब ये सब पूछिएगा अपना बिट्टू सर से जाकर, हमको उतना नहीं पता है। चलिए सुनिए आगे। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए, वानिकी अनुसंधान संस्थान है देहरादून, और वानिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई है 1906 में। 1906। कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? देखिए, अन्नपूर्णा नेपाल में है। कहां है? नेपाल। मकालू भी नेपाल में है। कहां है? नेपाल में। और कामेत है उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड में। और नामचा बरबा होगा, नामचा बरबा है तिब्बत में। कहां है? तिब्बत में। तो अब नेपाल, तिब्बत तो भारत में नहीं है, भारत में है उत्तराखंड, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, कामेत हो जाएगा, कामेत। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है, देखिए, जो आपको प्राकृतिक आपदा आता है। प्राकृतिक आपदा मतलब भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, चक्रवात आ गया, ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, भयानक बाढ़ आ गया। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त संकट होता है। यानी जो बाढ़ का आना है, क्या आपके हाथ में? आप बाढ़ ले आइएगा। भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, ये सब आपके हाथ में है? एकदम नहीं। यानी वैसी क्रियाएं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है और जिससे मानव को हानि होता है। भूकंप आने से, ज्वालामुखी फटने से, चक्रवात आने से, सुनामी आने से हानि किसको पहुंचता है? मानव को पहुंचता है। उसी को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। और जो प्राकृतिक आपदा होता है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, प्राकृतिक आपदा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है कौन से उपाय किए जाने चाहिए ताकि यह प्राकृतिक आपदा ना आए, मानव को क्षति ना पहुंचे, इसी को लेकर 1994 ईस्वी में जापान के योकोहामा शहर में जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया था, संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का। जो संयुक्त राष्ट्र है यह विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। इस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1945 में हुआ था, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है। वही सब सदस्य देश का बैठक जो है आपको हुआ था। तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है असम में। कहां है? असम में है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? देखिए, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने अपने भतीजा अकबर के प्रेरणा से या अकबर के कहने पर हुमायूं नामा नामक ग्रंथ की रचना की है। और इस ग्रंथ से हमें हुमायूं के जीवन काल तथा उसके शासन काल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है कि हुमायूं ने क्या किया, क्या नहीं किया, कब से कब तक शासन रहा, किससे लड़ा, किससे जीता, किससे हारा, कौन युद्ध में पराजित हुआ, कौन में विजयी हुआ, यह तमाम प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? देखिए, जो सीरी शहर है और सीरी का दुर्ग है, देखिए आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आप बिहार दरोगा प्रीलिम्स 1717 का क्वेश्चन देखिएगा और मेंस का क्वेश्चन देखिएगा। जानते ये पैटर्न है, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होता है वो टफ होता है, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होता है वो टफ होता है, और मेंस का क्वेश्चन प्रीलिम्स के तुलना में आसान होता है। मेंस का क्वेश्चन प्रीलिम्स के तुलना में जो है आपको आसान होता है। तो प्रीलिम्स ही टफ है। प्रीलिम्स के दरवाजा को पार करना
ज्यादा मुश्किल है, मेंस के दरवाजा को पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो पूरा प्रीलिम्स में आप अपना जी जान झोंक दीजिए, समझ गए। अभी तो वैकेंसी भी नहीं आया है, पूरा का पूरा टाइम है, पढ़िए। और होमवर्क सब जो है महाराज कब आएगा? हम बीपीएससी बोर्ड का चेयरमैन नहीं ना, तो फिर देखिए इतना आप विश्वास रखिए, युवाओं की सरकार बिहार में बन चुकी है, रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव मुखर है, वैकेंसी निश्चित आएगा, चाहे आज आ जाए या 1 महीना के बाद आए या 2 महीना के बाद आए, लेकिन वैकेंसी आएगा, इतना फिक्स है, समझ गए। और वैकेंसी आएगा तो सबको नौकरी थोड़े हो जाएगा, नहीं होगा, जितना आएगा उतने को होगा, मतलब 2000 आएगा 2000 को होगा, सबको नहीं होगा। जैसे हमारे पास ही दरोगा बैच में, दोनों दरोगा बैच मिला करके 15000 विद्यार्थी पढ़ता है, तो 15000 का थोड़े रिजल्ट हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला करके 15000 विद्यार्थी पढ़ता है, सबका थोड़े हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन इतना भरोसा हम आपको देते हैं कि अगर 15000 विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं तो फाइनल कम से कम 500 इतना जरूर रहेगा, समझ गए। देखिए क्योंकि हम आपको बताते हैं 1717 में कोचिंग खोले थे, 8 गो विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ, 2446 में 100 प्लस विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ, 2213 में 200 प्लस विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ, तो इस बार 500 तो स्वाभाविक है, 500 तो होना ही होना है, समझे। तो 500 में अगर आना है तो जी जान से लगना होगा, जी जान से मेहनत करना होगा। तो होमवर्क सब जो है होमवर्क सब करना होगा महाराज। सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देखिए अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक राजवंश था खिलजी वंश। खिलजी वंश के 5 शासकों में सबसे महान शासक अलाउद्दीन खिलजी हुए। अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल है 1296 से 1316। बड़ी क्रूर व्यक्ति था। बचपन में इनके माता पिता का निधन हो गया था, जिस कारण इसका पालन पोषण इसके चाचा ने किया, और इसके चाचा ने इन्हें करा और मानिकपुर का क्षेत्र भी दे दिया था। इनके चाचा थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी पुत्री का विवाह इससे करवा दिया। इतना करवाने के बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक बढ़ गई थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की चाकू गोदकर हत्या कर दी, समझ गए। यानी गला मिलने वक्त जो है ना चाकू गोद दिया इसने, ठीक है, खत्म हो गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो सर था, समझ गए, यानी उसको काट दिया और पूरे साम्राज्य में उसके सर को लेकर के दिखाया और कहा अगर कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा सबका यही हश्र करेंगे जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किए हैं। आप समझ लीजिए कि जब हम अपने ससुर और चाचा का नहीं हो सकते हैं, अपने पालन पोषण करने वाला का नहीं हो सकते हैं, तो हम किसी का नहीं हो सकते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल है मंगोल आक्रमण के लिए प्रसिद्ध है। मंगोल आक्रमण, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान ही हुए थे। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे, उस मंगोल आक्रमण से बचने के लिए दिल्ली में सीरी के किला, सीरी का दुर्ग यानी किला, सीरी का दुर्ग यानी किला और सीरी शहर बसाया था। यानी वहां पर अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी सुरक्षित रखने का प्रयास किया, सुरक्षित रखने का प्रयास किया। मतलब कुछ भी होता, यानी सीरी का किला जो था ना काफी सुरक्षित गढ़ था, वहां तक मंगोल नहीं पहुंच सकता था। अगर वहां पर मंगोल पहुंच जाता तो वो लौट कर वापस नहीं आता। सबसे बड़ा चीज जान होता है, उसके बाद कुछ होता है, समझ गए।